गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इससे पहले हमने बात की है मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। लास्ट टाइम हम जब इस पे हमने डिस्कस की थी तो इसकी बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट किया था व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से जानने की कोशिश की थी। आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको क्लियर हो गया था? सुनिए आपने वो वीडियो? नहीं सुनी? चलो, तो मैं उसको शॉर्ट में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस को हमने हिंदी में जैसे कहा था व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग योग्यताएं, विशेषताएं, गुण रखता है। अब वो हर एक की सोच, समझ, करने का तौर तरीका, पढ़ने का ढंग, समझने का तरीका अलग अलग होता है। अब एक टीचर अपनी क्लास में बैठकर जो 30-35 स्टूडेंट होते हैं वो इस वे से पढ़ाने की कोशिश करता है कि वो जो 30-35 स्टूडेंट हैं उन सब के लिए उसका लेक्चर बेनिफिशियल हो। अगर वो उस समय कुछ बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाता है, या तो जो वो बच्चे जो बिल्कुल ही थोड़े स्लो लर्नर हैं, अगर उनको ध्यान में रख के पढ़ाता है तो बाकी बच्चों का लॉस होता है। अगर वो उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता है जो 2-4 बच्चे तेज हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं, तो उन बच्चों का लॉस होता है। तो उसको इस तरह से अपना लेक्चर तैयार करना पड़ता है कि जो सारी क्लास है उन सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिले। तो एक टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना कि हर कोई व्यक्ति अपनी कुछ खास विशेषताएं रखता है। अब वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, किसी के लिखने की, किसी के पढ़ने की, किसी के बोलने की, किसी की समझने की, हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब ये नहीं कह सकते, टीचर ये चीज़ नहीं कह सकता कि इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, ये पढ़ता बहुत अच्छा है, तो तू क्यों नहीं पढ़ता? वो गलत है। तो एक टीचर को हर एक बच्चे की विशेषताओं के साथ उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जब हम प्रकार के बारे में करेंगे तो हमें इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिक्स टाइप साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंशिएट के बिहाफ पे निकाले हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट हम लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है फिजिकली डिफरेंस, शारीरिक भिन्नता। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल डिफरेंस, शारीरिक भिन्नता। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, मनोवैज्ञानिक भिन्नता। नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नता। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक भिन्नता। फर्स्ट था फिजिकल, सेकंड इन साइकोलॉजिकल, थर्ड इज सोशल, फोर्थ है कल्चरल। फिफ्थ नंबर पर लिखते हैं डिफरेंस अमंग ग्रुप, समूहों में भिन्नता या समूहों में अंतर। डिफरेंस अमंग ग्रुप, समूहों में अंतर। और लास्ट पॉइंट है डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों में भिन्नता, व्यक्तियों में भिन्नता। अब जब हम डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में नीचे डिवीजन कर लेंगे, ए और बी करके। पहला आएगा इंट्रा इंडिविजुअल, जो हमने लास्ट में पॉइंट लिखा है ना, उसी को हम 2 पार्ट्स में डिवीजन करेंगे। पहला आएगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तियों में भिन्नता, और दूसरा आएगा इंट्रा इंडिविजुअल, व्यक्तिक भिन्नता। जब हम डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों में भिन्नता, तो उसको ही हम 2 पार्ट्स में डिवीजन करेंगे। सबसे पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल, व्यक्तियों में भिन्नता और व्यक्तिक भिन्नता। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके डिफरेंस में टाइप से क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल डिफरेंसेस।
अब फिजिकल डिफरेंसेस से सिंपली हम इस बात को डिफाइन करते हैं कि एक व्यक्ति की शारीरिक गुणों के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। अब शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति की कद काठी, उसका रंग, उसकी बनावट, शरीर का चौड़ापन या किसी भी तरह की शरीर में पाई जाने वाली चुस्ती स्फूर्ति या मोटापन, इस तरह हम व्यक्ति को बाहरी गुणों के आधार पर ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकली वी कैन बी मेजर्ड इजली। अब शरीर का जो बच्चे के पढ़ने लिखने पर है, इस पे बहुत कम असर पड़ता है। हमें ये तो ज़रूर पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस में जो बेसिस ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस हैं, एक वो जस्ट टाइप है, उसका पढ़ने लिखने पर बहुत कम असर पड़ता है। अब मान लीजिए क्लास में एक लंबा व्यक्ति है, एक कद में छोटा है, तो उसके पढ़ने में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो एक फिजिकल डिफरेंस की कैटेगरी में जरूर काउंट होता है, बट हाँ एक टाइप माना जाएगा जस्ट। तो ये भी एक अपने आप में व्यक्तिगत भिन्नता का मेन टाइप बनता है, जिसको हम फिजिकली बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या है इसमें, मनोवैज्ञानिक से या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिकल डिफरेंस के बिहाफ पे हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मनोशारीरिक विशेषताएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। मनोविज्ञान में क्या क्या काउंट होता है, एक बच्चे की सोचना, समझना, तर्क करना, किसी बात को उसकी जो धारण करना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना है, उस पर अपना रिएक्शन करना है, किसी चीज़ को सीखने में वो कितना समय लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, हाउ मच इंटेलिजेंट, कितना वो इंटेलिजेंट है, कि वो सारे कॉन्सेप्ट जिनके आधार पर एक बच्चा सीखना शुरू करता है। तो अब यहाँ पर जब हम इसके टाइप में इसको डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्लास में जितने बच्चे बैठे होते हैं सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो टीचर उस समय एक औसत स्तर के समूह को जांचकर उसके आधार पर अपने अपने सभी बच्चों को डिफाइन करता है। क्लास में टीचर जब भी कुछ करवाएगा तो जो उस क्लास में औसत समूह होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे जिस प्रकार की मानसिक योग्यताएं रखते होंगे, उनको ध्यान में रखकर वो पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का मेन टाइप बनता है, जिसके बेस पर हम बच्चों को उनकी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक बार डिफ़ाइन किया था कि बच्चों को हम आईक्यू के बिहाफ पे डिफ़ाइन करते हैं कि एक बच्चे की आईक्यू कितनी है। तो एक टीचर अपनी क्लास में 3 तरह के बच्चों को सिलेक्ट करता है। एक हाई आईक्यू जिनकी 110 से ऊपर की आईक्यू होती है, दूसरे नॉर्मल आईक्यू जिनकी 90 to 110 के बीच में होती है, और तीसरी 90 से बिलो आईक्यू जिसमें वो एवरेज या स्लो लर्नर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को काउंट करता है। तो ये भी अपने आप में एक टीचर के द्वारा बच्चों को पहचान करने में मदद करता है। तो ये भी अपने आप में एक टाइप बनता है। थर्ड क्या है, सामाजिक भिन्नता। व्यक्तिगत के आधार पर सामाजिक आधार पर भी इसके टाइप को डिफाइन किया जा सकता है। अब सामाजिकता से अभिप्राय क्या है कि हर एक समाज के अपने अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। जिस प्रकार के समाज में व्यक्ति रहता है उसी का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो एक बच्चे को किस प्रकार के समाज मिलता है, उसके घर का वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है। अब सिंपल सी बात है कि एक बच्चा जो शहर में पढ़ता है, एक बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, तो उस पर उसके एनवायरनमेंट का इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो वहाँ पर एक जिस समाज में वो रहता है, जैसे उसके घर का एनवायरनमेंट है और स्कूल का एनवायरनमेंट है, उन दोनों का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक अलग तरह से जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो उसके व्यवहार में आने वाले जो परिवर्तन हैं, व्यवहार में दिखाई देने वाले परिवर्तन हैं, वो भी एक तरह से सामाजिक डिफरेंशिएट के बेस पर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ये बच्चों के व्यवहार में हम कई चीज़ों को देखकर उसके व्यवहार को सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिकता के आधार पर। अब सांस्कृतिक कल्चर, ऑन द बिहाफ ऑफ कल्चर, हम इस चीज़ को एक टाइप में डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक घर, परिवार, सभ्यता, संस्कृति के अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। पहले अगर हम इसको ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक देश की बात आती है। हर एक देश की अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है। उसके बाद हर स्टेट की अपनी कल्चर और संस्कृति है। उसके बाद बात करते हैं हर स्टेट के बाद एक जो डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पर भी अपने अलग तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम और नीचे बात करते हैं, एक जो गांव है, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अलग एक संस्कृति, या एक छोटे से कस्बे की अपने बोलचाल की भाषा अलग हो सकती है, अपने रहने खाना पीना, पहरावा, रीति रिवाज, मूल्य, वो सब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अलग से डिफाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस में एक जो कल्चरल है, एक संस्कृति है, वो भी आधार का काम करती हैं, वो भी इसको एक अलग तरह के क्वालिटी में डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट बनता है। इसको भी हम इसमें ले सकते हैं। ये चार तो थे मेन, फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली एंड द फोर्थ इज कल्चरल बेस्ड। इस चार के आधार पर हम बच्चों को अलग अलग समूहों में या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। आगे दो तरह के और हैं। सबसे पहला क्या है? डिफरेंस अमंग ग्रुप्स, समूहों में पाई जाने वाली भिन्नता। अब जब यहाँ समूहों की बात हो रही है तो यहाँ समूह से मतलब क्या है कि एक समूह जो औसत मान्य योग्यताएं रखता है, एक दूसरा समूह। अब मान लीजिए स्कूल में बच्चे खेलने आते हैं, एक स्कूल है वो खेल का आयोजन करता है, सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। अब उनमें अगर हम दो ग्रुपों में किसी तरह का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो समूह भिन्नता हो जाती है। एक समूह में, अब समूह में 10 बच्चे हैं, दूसरे समूह में भी 10 बच्चे हैं, अब समूह में भी भिन्नताएं पाई जाएंगी। अब वो दोनों ग्रुप सेम एज के बच्चे हैं, मान लो बॉयज़ का ग्रुप है, फिर भी उसमें कई तरह की हमें भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर उसे कहा जाएगा समूह भिन्नता। अब उन समूहों में, दो समूहों में किन किन बिहाफ पे अलग अलग तरह की उनमें डिफ्रेंशिएट या अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई गई हैं, तो इसको कहा गया है समूह भिन्नता। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स। अब जब डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, व्यक्ति में भिन्नता, तो जब यहाँ पे बात करेंगे तो इसको आगे उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवीजन किया है। यहाँ पे जब वो बात करेगा तो वो गुणों के आधार पर इनके अलग करने की बात करेगा। पहला था इंटर इंडिविजुअल, इसमें था व्यक्तियों में भिन्नता, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के गुणों के आधार पर। अभी तक जो मैंने ऊपर बात की या बातें कर रहे थे उसमें हमने गुणों की बात कम, एक फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड को हमने लेके चला है। जब एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के गुणों के आधार पर एक गुण, किसी भी तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, सामने वाले के किसी एक पर्टिकुलर किसी एक विर्च्यू या गुण को लेके जब हम दूसरे व्यक्ति से उस चीज़ की डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें कहता है इंटर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? एक व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता, कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के संबंध में गुणों के आधार पर क्या तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। और लास्ट में हमने बात कर रहे हैं इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा इंडिविजुअल का क्या मतलब है? एक व्यक्ति की स्वयं में पाई जाने वाली गुणों में भिन्नता। क्या इस बात को आप मानते हो कि एक व्यक्ति में भी स्वयं में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं? कैसे? क्या एक व्यक्ति की स्वयं के गुणों में किसी तरह की भिन्नताएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती? हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। अब एक बच्चा है, पढ़ने वाला है, वो मैथ में 100 में से 90 नंबर ले आता है, पर हिंदी में वो कहता है मेरे से 40 से ऊपर लिए नहीं जाते। तो जब हम देखो, ऊपर हमने बात की थी इंटर इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के गुणों के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता। इंट्रा इंडिविजुअल में हमने बात किया एक व्यक्ति के गुणों का स्वयं में पाई जाने वाली भिन्नता, कि एक बच्चा या एक व्यक्ति किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ले लेता है, परंतु वही व्यक्ति, अब हम कहते हैं ये होशियार है, किस सब्जेक्ट में होशियार है? मैथ में बड़ा होशियार है, साइंस में भी अच्छा है, पर एसएस में अच्छा नहीं है। अब होशियार था तो ओवरऑल होना चाहिए था, फिर तो सभी में होना चाहिए था। मतलब कहने का क्या है, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरह से हो सकता है एक व्यक्ति सामाजिक तौर पर व्यवहार में बड़ा अच्छा है, समाज में उसका बहुत अच्छा है, परंतु वो पारिवारिक तौर पर जब व्यवहार करता है तो वो इतनी अच्छी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो एक व्यक्ति के एक गुण में जो उसके शील गुण हैं वो अच्छे हाई लेवल पे हो सकते हैं, उसी व्यक्ति का हो सकता है कि दूसरे सेक्टर में वो उस तरह का बिहेवियर ना हो। तो यहाँ पर जब वो इंट्रा इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो वो ये डिफाइन कर रहा है कि एक व्यक्ति की स्वयं के गुणों के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता
भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रकार बन सकता है। तो ये यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे 16 में तो 99% ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो इसमें मीनिंग पूछता है, चाहे इसके कॉजेज पूछे, या एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करे, या फिर इसके टाइप्स की बात करें। टाइप्स के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉज क्या है, कारण क्या है। यहां तक कुछ क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट बात करते हैं कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है। अभी तक आपने इसके टाइप्स के बारे में सुना, आपको लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले जब हमने अपनी बात शुरू की थी तो ये देखा कि एक व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना। अब अलग होने के पीछे जब हमने बात की शुरुआत की थी तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आया था वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति के गुणों का आधार है। वंशानुक्रम पढ़ा आपने कुछ? पहली जो वीडियो है वो जरूर देखना, आपको इस बारे में भी और क्लियर हो जाएगा कि वंशानुक्रम क्या है। कि वंशानुक्रम होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होना। जैसे माता पिता हैं, माता पिता से वही गुण आगे उनकी संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, और जो माता पिता को गुण मिले हैं वो उसको उसके माता पिता से मिले हैं। तो ये जो एक संरचना है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होती रहती है कि जैसे गुण माता पिता में होंगे वो 50-50% संतान में आएंगे, फिर वही गुण आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे। तो जहाँ पर एक वंशानुक्रम में एक व्यक्ति को गुणों का स्थानांतरण होता है, ठीक उसी में सबसे मेन रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उसके माता पिता के गुण उसमें आए हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने अलग तरह के गुण कैसे रखता है। अब यहाँ पर यह बात भी आ जाती है कि व्यक्तिगत भिन्नता 2 जुड़वा बच्चों में भी पाई जाती है। अब 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो तो एक माता पिता की संतान है। एक माता पिता की संतान होने के बावजूद भी उनमें कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन दोनों को अलग अलग करती हैं। उनका हो सकता है स्वभाव अलग अलग हो, उनका सोचने का ढंग अलग अलग हो, काम करने का तरीका अलग अलग हो। तो ये बात यहाँ पे इस बात को डिफाइन करती है कि जब एक माता पिता की संतान होने के बावजूद इनमें व्यक्तिगत भिन्नता है तो हर कोई व्यक्ति तो अलग है। क्लास में बैठे हुए 30 विद्यार्थी तो बिल्कुल ही अलग अलग परिवारों से संबंध रखते हैं, तो उनमें तो पूरी बहुत अच्छे से व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। तो इनके पीछे कारण क्या है, इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के पीछे कारण क्या हैं, उनके कुछ हम पॉइंट राइट डाउन करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है हेरिडिटी या वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। दूसरा है कास्ट या क्लास, जाति। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक संरचना या परिस्थितियां। जियोग्राफिकल कंडीशंस या भौगोलिक परिस्थितियां। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थितियां। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, वातावरण। वातावरण के ब्रैकेट में लिखेंगे फैमिली, परिवार वातावरण, निर्धनता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, विद्यालय वातावरण। सेकंड लास्ट लिखेंगे एजुकेशन, शिक्षा। और लास्ट पॉइंट है एज एंड इंटेलिजेंसी, आयु व बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंसी। लिख लिया बेटे, लिख लिया सभी ने? हाँ, तो इसमें बात कर रहे हैं हम कि व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे कारण क्या है। अगर हमें ये बात क्लियर हो गई कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, तो हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो प्रकारों के पीछे अब क्या कारण रहा है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इसके पीछे कारण क्या है। तो
तो कारण में तो सबसे पहले यही आएगा ना कि वंशानुक्रम है। अब मान लो एज ए एग्जाम्पल हम मार्केट में अलग अलग तरह के फ्रूट्स देखते हैं। फ्रूट्स में कोई एक फ्रूट ले लें, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो। अब मैंगो है, एप्पल है, कहने को तो ये आम और सेब है, क्या हम जानते हैं कि इनकी कितनी वैरायटीज़ हैं? कई हैं। सेब की कहते हैं इतनी वैरायटी हैं कि अगर आप 2 साल लगातार हर रोज़ एक बदल के खाओ तो उसकी वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। मतलब कहने का कि सेब की इतनी वैरायटी है, कहने को तो सेब है, बट उसकी शेप, क्वालिटी, कलर, उसकी जो गुण हैं, कोई स्वाद खट्टा है, किसी का मीठा है, किसी का तीखा है, मतलब अलग अलग तरह के गुण रखते हैं। तो ये जो गुण आए हैं वो क्या है? वो उसकी हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, जो उसको अपने जो जिस तरह का बीज तैयार किया गया, लगाया गया, उसके बाद वैसी वो फसल तैयार हुई। तो ठीक उसी तरह से जो वंशानुक्रम है वही हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। हर कोई व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, उसी के आधार पर उसको गुण धरोहर के रूप में मिले हैं। जैसा व्यक्ति वातावरण में रहता है उसी तरह के उसमें नई नई शक्तियों का संचार होता है, फिर वो आगे आने वाली अपने जो संतानें हैं उसको वैसे ही गुण ट्रांसफ़र करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे मेन और मुख्य आधार ही वंशानुक्रम है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति में गुणों का संचार होता है। तो वंशानुक्रम सबसे मुख्य माना जाता है। सेकंड क्या है इसमें? कास्ट या जाति की बात कही गई है। अब ये कहा गया है कि एक जो जाति है उसका भी व्यक्तिगत भिन्नता में काफ़ी फर्क रहता है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो बड़े शील स्वभाव की हैं, कुछ ऐसी हैं जो उग्र स्वभाव की हैं। तो एक व्यक्ति जिस प्रकार की जाति से संबंध रखता है या वो उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, मान लो जैसे सिख समुदाय है वो काफ़ी ओज या उग्र स्वभाव के कहे गए हैं। कुछ जातियां हैं जो बड़े सौम्यशील स्वभाव के कहे गए हैं। कुछ एक ना ज़्यादा लड़ाकू होती हैं ना ज़्यादा सौम्य स्वभाव होते हैं, एक मध्यम दर्जे वर्ग के कह सकते हैं। तो मतलब एक जो व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे कारण है एक कास्ट क्लास का भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसको भी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब भौगोलिक परिस्थितियों से सीधा सा मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जहाँ पर रहता है वहाँ के वातावरण का अपना काफ़ी इफेक्ट रहता है। जियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा शील स्वभाव होते हैं, रंग साफ होता है। जो गर्म इलाकों में रहते हैं वहाँ का रंग उनका ज़्यादा पक्का होता है, ठीक है। और वो हो सकता है कि जल्दी किसी बात को लेके उग्र स्वभाव में दिखाने शुरू कर दें। तो मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो भी अपना पार्ट प्ले करती हैं, वो भी एक कारण बनता है। तो किसी न किसी तौर पर वहाँ का अगर मान लो किसी भी तरह का इलाका है, ठंडा है, गर्म है, मिला जुला है, तो वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, वो भी इसके कारण का एक आधार बनता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। अब इकोनॉमिक कंडीशंस के मतलब क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है वो व्यक्तिगत प्रभाव डालती है, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। अगर परिवार की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति का जो बढ़ रहा है, जो रोज़ एक वातावरण को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसकी सारी ज़रूरतें समय पर पूरी होती हैं, वो जो चाहता है वो उसको मिल जाता है, तो उसका स्वभाव। और एक दूसरा बच्चा जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी जो कंडीशंस हैं या जो उसकी विशेज़ है वो पूरी नहीं हो पाती, वो उसको प्रभावित करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण बनती है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। जिस तरह से हेरिडिटी अपने आप में मेन था, उसी तरह से सबसे मेन दूसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सबसे पहले बात करते हैं फैमिली एनवायरनमेंट की। फैमिली एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? एक परिवार की क्या वातावरण है। एक परिवार में मान लीजिए 5 या 6 बच्चे हैं और एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो उसका परिवार में स्थान क्या है, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है।
परिवार कितना बड़ा है, ग्रुप फैमिली है, सिंगल फैमिली है, इसका प्रभाव पड़ता है। परिवार की स्थिति कैसी है, इसका प्रभाव पड़ता है। परिवार का स्टेटस कैसा है, इसका प्रभाव पड़ता है। गांव में रहता है, शहर में रहता है, इसका प्रभाव, मतलब हर वो चीज़ जो किसी न किसी तरह से व्यवहार को प्रभावित करती है वही व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। इसी में अगला दूसरा, जैसे इन्होंने पॉइंट निर्धनता लिया हुआ है, अगर परिवार की स्थिति आर्थिक तौर पर अच्छी है तो वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जो जैसा घर का एनवायरनमेंट है वो उसके पलने बढ़ने के साथ साथ उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अब पक्षपातपूर्ण व्यवहार की बात कहाँ पे है, क्लास में हो सकती है। किसी कारण से मान लीजिए एक बच्चा है क्लास में, वो सबसे छोटे कद का है, बाकी थोड़े ऊंचे हैं, तो हो सकता है क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं वो उसको किसी न किसी बात से चिढ़ाते हैं, या टीचर के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया हो। परिवार में यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा है या उसकी माता है जो वो सेकंड स्टेप है, सौतेली माँ है, हो सकता है उसके साथ उसका पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहा हो, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आके हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती चली जाती है। इसी में नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण क्या है। अब वातावरण में जैसे विद्यालय का वातावरण कैसा है, स्कूल के साथ साथ क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बड़ा इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स की क्या सोच है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। कई बार आपने ये बात सुना होगा। तो एनवायरनमेंट क्रिएट किसने किया है वो डिपेंड करता है। हो सकता है किसी सरकारी स्कूल का भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी तो बहुत अच्छा होगा। ढीला ढाला है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, हो सकता है उसका एनवायरनमेंट बहुत हल्का हो। प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर एक जो ध्यान रखने वाला एक पर्टिकुलर पर्सन है, हो सकता है उसने एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट किया हो। तो डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, उसी के साथ वहाँ का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एनवायरनमेंट के साथ ही प्रभाव बच्चों पर पड़ना शुरू होता है जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। अब एजुकेशन में बात आती है परिवार की एजुकेशन कैसी है। अगर परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को पढ़ने का माहौल मिलेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर परिवार में पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका जो एक उसके लिए साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट है वो ये होता है कि परिवार में बाकी ने पढ़ के कुछ नहीं किया तो क्या कर लेगा, ऐसा इस तरह का व्यवहार हो सकता है। तो शिक्षा भी बच्चे के व्यक्तिगत प्रभाव का बड़ा कारण बनती है। सभी शिक्षित हैं, आसपास सभी पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। अगर जिस एरिया में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी जो पढ़ाई है वो भी इफेक्ट होती है। तो शिक्षा व्यक्तिगत प्रभाव का भी, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव का कारण बनती है। द लास्ट है एज एंड इंटेलिजेंसी, बुद्धि व आयु। बुद्धि और आयु का अपना एक अलग इफेक्ट है। एक समान आयु के बच्चों को पढ़ने के लिए एक कक्षा में बिठाया गया है। अगर कोई बच्चा इनमें या तो इससे कम आयु का है या इनसे अधिक आयु का है, उसका पढ़ने पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इंटेलिजेंसी, हर एक की बुद्धि का स्तर अपना अलग अलग होता है। कुछ बच्चे किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे उस चीज़ को समझने में समय लेते हैं। तो अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली औसत समूह में जो गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे कम या उससे ज़्यादा है तो वो इस चीज़ के प्रभाव को अवश्य महसूस करता है, जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है। एक समूह से हटकर अगर किसी भी तरह की कोई गुण या विशेषताएं हैं, वो व्यक्तिगत भिन्नता का एक मुख्य कारण बन जाती हैं। कुल मिला के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसमें जहाँ इसके टाइप्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इसके कॉज भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को? कोई प्रॉब्लम हो? ओके।